नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और आज खास तौर पर हम शो में सेक्टर फंड्स की चर्चा करने जा रहे हैं। सेक्टर फंड जो कि किसी एक खास सेक्टर में निवेश करते हैं। अब ये जो सेक्टर हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और कैसे निवेशक को फायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे निवेशक सेक्टोरल फंड में निवेश कर सकते हैं, ग्लोबल सेक्टर फंड क्या होते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सेक्टर फंड में निवेश करने से पहले हर किसी निवेशक को जाननी और समझनी चाहिए। और इन बारीकियों को और अच्छे ढंग से समझाने के लिए आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। विकास, बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू स्वाति। तो क्या खास चर्चा आज हम शो में करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डालते हैं। आज हम जानेंगे क्या होते हैं सेक्टर फंड और किसे करना चाहिए इनमें निवेश। फार्मा और टेक्नोलॉजी फंड में आपको क्यों करना चाहिए निवेश, फार्मा और टेक्नोलॉजी फंड कैसे आपको दिला सकते हैं फायदा, साथ ही ग्लोबल सेक्टर फंड क्या है और क्या इनमें निवेश करना सही है। तो विकास, जैसा कि हमारे शो का आज टॉपिक है सेक्टर फंड पे हम चर्चा करने जा रहे हैं और हर एक एस्पेक्ट सेक्टर फंड का हम आपसे समझेंगे। सबसे पहले सेक्टर फंड की जब हम बात करते हैं, जैसा नाम ही बताता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इसका निवेश होता है। थोड़ा सा और अगर हमें डिटेल में आप समझाएं कि सेक्टर फंड की खासियत क्या है। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं क्लाइंट्स का या इन्वेस्टर्स का, टिपिकली हम एक ट्रेडिशनल जो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, चाहे वो मल्टी कैप हो या लार्ज कैप फंड्स हो या मिड कैप फंड्स हो, हम उनसे स्टार्ट करते हैं। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड टैक्टिकल एलोकेशन। टैक्टिकल एलोकेशन हो गया कि आप मार्केट सिनेरियो को देखते हुए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां पे आपको लगता है कि रिटर्न बनाने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हाई होता है उसका, बट कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पे लगता है कि अभी रिटर्न अधिक बन सकती है या वहां से पोर्टफोलियो को एक किकर मिल सकता है और वी कॉल इट अल्फा, तो टैक्टिकल पोजीशंस ली जाती हैं पोर्टफोलियोज में। टिपिकली सेक्टर फंड्स प्ले अ मेजर रोल जब हम टैक्टिकल एलोकेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले कोविड जब से कोविड का ये स्टार्ट हुआ है, ऑल ऑफ ए सडन फार्मा कंपनीज या हेल्थ केयर कंपनीज जो है, मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई जो कंपनीज है, उसमें एकदम से ट्रैक्शन बढ़ा है इन्वेस्टर्स का, बिकॉज उनको लगता है कि ये कंपनीज का प्रोडक्ट या जिस तरीके से वैक्सीन के लिए काफ़ी सारी कंपनीज ट्राई कर रही हैं, तो यदि किसी के सक्सेसफुल वैक्सीन बन के आ गए मार्केट में, तो ऑब्वियसली उस कंपनी की डिमांड बहुत हाई हो जाएगी, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई हो जाएगी, विच विल रिफ्लेक्ट इन देयर शेयर प्राइस। और वही उसी वजह से हुआ। आप अगर फार्मा सेक्टर देखेंगे तो उस सेक्टर से जुड़ी काफ़ी सारी कंपनीज जो 3 साल 4 साल से कोई इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाए, अचानक से उसमें एक जान सी आ गई और वो सेक्टर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। उसी तरीके से यदि अगर आप देखेंगे तो लास्ट 7-8 महीने में क्या हुआ कि अचानक से हमारी आपकी पर्सनल लाइफ से भी देखेंगे तो बच्चों लोगों को सारी स्कूलिंग ऑनलाइन पे आ गई, हमारे अपने काम करने के तरीके बदल गए, हम वर्क फ्रॉम होम पे आ गए, तो ऑनलाइन हमारा प्लेटफॉर्म जितना ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं उसको हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। कॉलेजेस की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, लॉट्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेज, वेबिनार्स, ये सब ऑनलाइन आ गए। तो विच मीन्स कि जो कंपनीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएशन के बिजनेस में है या आईटी कंपनी, आईटी एनेबल्ड कंपनीज, उनकी डिमांड बढ़ गई, बिकॉज जितने भी स्कूल्स थे उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म जब ऑनलाइन करना था, तो ऑब्वियसली वो आईटी कंपनीज के पास गए और उनको बोला कि हमें एक सोल्यूशन दीजिए जहाँ पे हम बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस करें। तो वो एक तरह से उनके लिए क्लाइंटेल बढ़ गया, जो कि पहले नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं विद चेंजिंग टाइम, विद चेंजिंग सिनेरियोज, ऑल ऑफ ए सडन लगता है कि उस सेक्टर में एक एक्स्ट्रा पुश या बूस्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि आप एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड लीजिए जहाँ पे उस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा अधिक कर दीजिए, और अगर वो सेक्टर ने बहुत अच्छा किया तो आपके पोर्टफोलियो में एक एडिशनल अल्फा जनरेट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम सेक्टर फंड्स की बात कर रहे हैं जिसमें जैसा जिक्र विकास ने किया वो एफएमसीजी सेक्टर भी है, फार्मा सेक्टर इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, क्योंकि कोविड या कोविड से रिलेटेड वैक्सीन, दवाइयों की यहाँ पर बात चल रही है काफ़ी ज़्यादा, उसमें हमने देखा है कि अच्छा प्रदर्शन किया है। आईटी सेक्टर हो गया,
जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो ये जो सेक्टर है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट भी लोगों में बढ़ रहा है। तो ये कुछ तरीके के कॉमन सेक्टर्स हैं। अब मैं इसमें अगर दो पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करूँ, फार्मा और टेक्नोलॉजी, जैसा अब आपने जिक्र भी किया कि काफ़ी ज़्यादा इसमें एक अच्छा हमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। तो इन दो पर्टिकुलर सेक्टोरल फंड्स में निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान इस वक्त निवेशक को रखना चाहिए? अभी जैसे क्या होता है कि बहुत सारे जो थोड़े इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर रहते हैं, तो उन लोगों ने फार्मा की पोजीशंस प्रोबेबली जब कोरोना का प्रॉब्लम इवन चाइना में स्टार्ट हुआ था या यूरोप में स्टार्ट हो गया था, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये चीज़ भाप ली थी कि हाँ, ये सेक्टर में शायद एक तेजी आ सकती है, बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन आपके डे टू डे लाइफ में सैनिटाइजर्स का यूज़ होना शुरू हो गया, इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन जो कंपनीज बनाती हैं उनकी डिमांड शुरू हो गई, बीट विटामिन सी और मल्टीविटामिन जो मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनीज हो गई। फिर कोविड से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था, उससे रिलेटेड जो उनके फार्मूला या जो उनके एपीआईज हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई। तो कुछ इन्वेस्टर्स या कुछ जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होंगे, जिन लोगों ने इस प्रॉब्लम को या इसको अच्छे तरीके से पहले से समझ लिया था, तो शायद उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ये चीज़ें थोड़ा सा पहले ऐड कर ली हो, मे बी इन जनवरी, फरवरी, दिसंबर या मार्च, अप्रैल। उसके बाद इस सेक्टर ने जब तेजी दिखाना शुरू की, तो एक लार्जर चंक ऑफ इन्वेस्टर्स जो था वो अप्रैल में, जून में अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत अधिक तरीके से लोगों का इंटरेस्ट जगा है इसमें। अब क्या होता है कि एक लेफ्ट आउट फीलिंग आती है इन्वेस्टर्स की कि हमसे फार्मा पहले नहीं इन्वेस्ट किया था, चलो अभी करते हैं। उसमें प्रोबेबली वो उस तरह का रिटर्न शायद ना मिले जो पहले आ गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब कोई भी पोजीशन लेते हैं, एक सिर्फ देखा देखी में ना करें, आप ये भी देखें कि उस सेक्टर का ऑलरेडी कितना रिटर्न आ गया, बिकॉज कई बार मार्केट उसको फॉरवर्ड फ्यूचर अर्निंग्स के हिसाब से भी देखती है। तो मार्केट को ये लगा कि इन कंपनीज का बेनिफिट होगा और इनके बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी, इनके इन्फ्लोस बढ़ जाएंगे, तो इनको ये प्राइस देना चाहिए। वो प्राइस पहले आ गया। अब ये भी हो सकता है कि कल को वैक्सीन आए और ये कंपनीज के स्टॉक प्राइस नीचे आना शुरू हो जाए, तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब वैक्सीन आई और ये स्टॉक करेक्ट हो गए। करेक्ट इसलिए होंगे कि उसकी जो भी फ्यूचर उनका पोटेंशियल था, वो इन्वेस्टर ने पहले देख के उसमें पहले इन्वेस्ट कर लिया। सो पहला एक बहुत जरूरी है कि आप जब किसी सेक्टर में कॉल लेते हैं, तो इट इज़ ए हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी। तो उसमें ऐसा ना हो कि आप बहुत जल्दबाजी करें या आप बहुत देर हो जाए फिर उसमें एंट्री करें, तो वो आपको शायद उस तरीके से रिटर्न नहीं देगा, बिकॉज मैनी टाइम्स आपको एक कॉन्ट्रेरियन कॉल लेना पड़ता है इन सेक्टर्स के लिए। जी। सो मैं ये बोल रहा था कि अगर उस सेक्टर ने सपोज करिए एकदम से मेडिसिन या वैक्सीन बन के आ गई और 2-3 कंपनीज ने उसको पूरा ग्लोबल लेवल पे उसको कैप्चर कर लिया, तो बाकी कंपनीज को वैल्यूएशन शायद ना मिलेंगी जो देर हो गई या जो इसको वैक्सीन को ना लेके आए। तो इसलिए वो सेक्टर आपके लिए बहुत रिस्की हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान में रखें कि आप जब किसी भी पोर्टफोलियो में सेक्टर एलोकेशन कर रहे हैं, तो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। जस्ट एक हर्ड मेंटालिटी की तरह उसको आप ना लें कि सब लोग ले रहे हैं तो मैं भी उसमें ले लूंगा, तो रिस्क भी उसमें उतना ही रहेगा। ओके विकास, एक बात मुझे बताइए कि अगर हम जैसे लार्ज कैप में अगर फार्मा और टेक्नोलॉजी फंड का जो पार्टिसिपेशन देखें, उसको समझने की कोशिश करें कुछ फंड्स के ज़रिए, तो आप ज़रा हमें बता पाएंगे कि कितना पार्टिसिपेशन रहा है अब इन सेक्टर्स का, पर्टिकुलरली लार्ज कैप या फिर मल्टी कैप कैटेगरी में? अगर आप प्री कोविड देखते हैं तो हेल्थ केयर या फार्मा सेक्टर तो हार्डली कई पोर्टफोलियोज में 3%, 4% और कुछ में तो नहीं भी था। ओके, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी जो है कहीं पे 12%, कहीं पे 11% या 13%, 14%, इससे ऊपर जनरली नहीं था। एवरेज यही थी 10 से 12% की। अब अगर आप देखेंगे लार्ज कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स, तो इसमें आपका फाइनेंशियल सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर जो है, उसका एक्सपोजर बहुत अधिक था। सो अगर अंडर ओनरशिप है म्यूचुअल फंड्स में और आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो दे आर गोइंग टू डू वेरी वेल, सो बिकॉज म्यूचुअल फंड हाउसेज विल नॉट चेंज देयर एलोकेशन ओवरनाइट, दे विल टेक देयर ओन टाइम। वो पोर्टफोलियो को पूरा स्टडी करके उसका लॉन्ग टर्म उसका बेयरिंग देके फिर वो अपने पोर्टफोलियो की रिस्ट्रक्चरिंग या रीबैलेंसिंग करते हैं।
तो वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता, इट इज ए प्रॉपर मैकेनिज्म। उसमें चेंजेस आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यदि आपको लगता है कि आपका फंड लेवल पे या मैनेजर्स जो भी रीबैलेंसिंग करेंगे वो क्वार्टरली करेंगे या 6 मंथली करेंगे, जो उनकी कॉल है उसमें टाइम लगेगा, तो पर्सनल लेवल पे आप एक सेक्टर फंड आप इमीडिएटली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला कि टेक्नोलॉजी में अचानक से आईटी कंपनीज का एकदम से ट्रैक्शन बढ़ गया फिर से, तो अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने आईटी या डिजिटल फंड्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी फंड्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सो बाय द टाइम आपका डाइवर्सिफाइड फंड या मल्टी कैप फंड्स या लार्ज कैप फंड्स एलोकेशन को इंक्रीज करते हैं, आप एक फंड को पहले से ऐड कर दीजिए, बिकॉज दैट यू कैन डू ओवरनाइट। ये आपने आज डिसाइड किया और नेक्स्ट डे आप अपने एडवाइजर के थ्रू या डायरेक्टली आप जाके फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके विकास, मुझे एक बात बताइए, आईटी फार्मा दोनों में कितना कितना प्रपोर्शन एक निवेशक कर सकता है और तरीका क्या हो सकता है? मतलब एसआईपी एक बेहतर तरीका है इसमें? जी, क्या होता है, यदि लमसम मनी है, बिकॉज कुछ भी हो वॉलेटिलिटी तो बहुत हाई है, ग्लोबल वॉलेटिलिटी बहुत हाई है और इंडियन मार्केट की वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई। बहुत स्टीप फॉल आते हैं, एकदम से स्टीप रिकवरी हो जाती है। ऐसे केस में या तो एसआईपी रूट से जाएं या एसटीपी रूट से, जो हम मेंटेन करके रख रहे हैं, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस टाइम होराइजन व्हिच यू आर डूइंग, इट शुड बी या तो आप सिप करिए या एसटीपी रूट से करिए। एकदम से बल्क इन्वेस्टमेंट, और स्पेशली अगर सेक्टर स्पेसिफिक फंड की बात करते हैं तो बल्क में तो एकदम से ना एक्सपोजर लीजिए उसका। एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी एक पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से 8 to 12% या 8 to 20% तक का एक्सपोजर जो आपका इन दो सेक्टर्स में हो सकता है। आज की डेट में ट्रैक्शन आईटी में और फार्मा में ज्यादा है, तो मे बी यू कैन गो एज हाई एज 20%। अब जैसे अगर आप एक टिपिकल पोर्टफोलियोज देखेंगे लार्ज कैप के या मल्टी कैप के, तो फाइनेंशियल सेक्टर एक्सपोजर इज लाइक रफली 25-30%। तो और अगर आप वेटेज देखेंगे, ऑल ऑफ अ सडन पिछले कुछ दिनों में वेटेज ऑफ आईटी कंपनीज इन निफ्टी इज स्टार्टिंग इंक्रीजिंग। तो वो कुछ 8-9% से 12-13% को क्रॉस कर रही है। और वहीं पे ही अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर को देखेंगे तो उनकी वेटेज जो थी, आई बिलीव वो कुछ रफली 30s के आसपास थी, वहां से वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो देयर इज अ चेंज इन द गार्ड आल्सो, इन अ सेंस दैट आईटी इज स्टार्टेड मूविंग अप इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द निफ्टी कंपोजिशन। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में भी यदि फार्मा कम है, तो आप एक सेक्टर फंड लेके अपना एलोकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो में बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने राइट इन द बिगनिंग बोला कि ये टैक्टिकल कॉल है। सो टैक्टिकल कॉल माइट नॉट स्टे फॉर 5 year, 10 year or 15 year. Tactical call is more of a 3 to 4 year kind of or 5 year max story. इसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं, इकोनॉमीज बदलती हैं, ग्लोबल तो कोई और सेक्टर इमर्ज कर जाएगा। टेक्नोलॉजी फंड कितने ज़्यादा फोकस में है आजकल, कितने प्रॉमिसिंग है, किन्हें निवेश करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये भी सेक्टोरल फंड्स है। हेल्थ केयर फंड पर कुछ और समझेंगे, राय जानेंगे। ग्लोबल सेक्टर फंड पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में सेक्टोरल फंड्स पर खास चर्चा आज हम कर रहे हैं विकास पुरी से। विकास, टेक्नोलॉजी फंड से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एज ऑलवेज लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। और अब अगर उसमें से लोग कमाना भी चाहते हैं तो हाँ, टेक्नोलॉजी फंड या टेक्नोलॉजी स्पेस एक बहुत बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। क्या खासियत है इस पर्टिकुलर स्पेस की? जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि यदि अगर हम एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी 4-5 अगर यूएस की कंपनीज की बात करें, तो इनकी नेटवर्क इज फार मोर देन मैनी कंट्रीज पुट टुगेदर। मतलब 200-250 कंट्रीज का अगर आप जीडीपी मिला देंगे तो उससे ज़्यादा नेटवर्क या वैल्यूएशन इन कंपनीज की है। ओके, सो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर इतनी हाई ग्रोथ कंपनीज हैं जो लगभग ग्लोबली हर चीज़ को कमांड कर रही हैं, तो आप चाहेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनीज में हो। सो आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप इंडिया से या आप डायरेक्टली यूएस इक्विटीज में इन्वेस्ट करिए, जिसकी एक लिमिट है गवर्नमेंट ने तय की, या आप म्यूचुअल फंड रूट से जाइए। यदि आप एक रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं तो आप म्यूचुअल फंड रूट से जाइए, तो उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी फंड है।
जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी फंड्स भी हैं, कि ये आपका पैसा इंडियन कंपनी या इंडियन फंड मैनेजमेंट कंपनी लेगी, बट इन्वेस्टमेंट उसकी ओवरसीज होगी। इसी तरीके से अगर आप इंडिया की बात कर लें, खाली टेक्नोलॉजी फंड जिसमें यूएस एक्सपोजर की ना बात करके हम ये बोलें कि इंडिया में आईटी कंपनीज जैसे इफ आई हैव टू नेम सम बिग कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, ऑल दिस बिग कंपनीज, इनका बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन या इनका बहुत हद तक बिजनेस जो है वो ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ भी है और इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है। So Indian IT industry contributes a lot to the global business. तो आप वो मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे इंडिया की डेमोग्राफी को ही देख लीजिए आप, सो मोर देन 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 35 के नीचे है, विच मीन्स कि आज की डेट में आप हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो वी आर यूजिंग मोबाइल, वी आर यूजिंग लैपटॉप, डेटा, वॉइस, एवरीथिंग वी आर यूजिंग एंड इट्स ऑल डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी। और वो आने वाले समय में वही होगा कि इसका यूसेज हमारे डिजिटल लाइफ में आज ही इतना बढ़ गया है, तो आप आने वाले 5-10 साल में और कितना होगा। तो जब इतना ज़्यादा यूसेज आईटी और टेक्नोलॉजी का बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, मशीन लर्निंग आ गई है, क्लाउड बिजनेस आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस आ गया, अभी आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया जो लेटेस्ट काफ़ी ज़्यादा उसकी जो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं काफ़ी सारी कंपनीज टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। सो माय पॉइंट कि जब आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का इतना ज़्यादा यूजेज बढ़ रहा है, तो वो कंपनीज जो इस बिजनेस में है उनके स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। तो इसलिए आईटी फंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पोर्टफोलियो। ओके, आईटी की बात हुई। एक और इनफैक्ट जो बहुत बूमिंग है जिसका जिक्र किया वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी है। अब ऑफ कोर्स जब से कोविड का टाइम आया है तब से इस बात की होड़ कि वैक्सीन कौन सी कंट्री बनाएगी या दवाई कैसे आएगी, और आने वाले कुछ टाइम प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पेस के लिए। तो हेल्थ केयर फंड किसी के पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए और क्या कमाल ये कर सकता है किसी के पोर्टफोलियो के लिए? कितना होराइजन रखें हम एक हेल्थ केयर फंड के लिए? See, as I said, जो टेक्निकल कॉल रहती है, ऑल्दो मैंने आईटी की जो बात की, आईटी कुड बी अ लॉन्ग टर्म प्ले बिकॉज इवेंचुअली आपके मल्टी कैप फंड्स या लार्ज कैप फंड्स विल हैव आईटी एक्सपोजर। काफी हद तक उसमें एक्सपोजर बाय डिफॉल्ट आने ही वाला है बिकॉज निफ्टी के वेटेज में भी आईटी की वेटेज बढ़ती जा रही है। हेल्थ केयर की जहाँ तक बात करते हैं हम, तो एज्यूमिंग दैट ये कोविड जो प्रॉब्लम हुआ, ऑल ऑफ ए सडन बहुत सारी वैक्सीन, मतलब जो कोविड से रिलेटेड वैक्सीन है उसकी जरूरत हो गई, या उसके एलाइड जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसकी ज़रूरत हो गई। तो फार्मा सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा लगता है कि आने वाले एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स तक तो ये अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वैक्सीन, इट इज़ अबाउट कि लोगों ने अपना जो डे टू डे लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज करना शुरू कर दिया है। पर्सनल हाइजीन के बारे में लोग बात करते हैं। एज आई सेड, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो मल्टी विटामिन या विटामिन सी या जो भी एक बॉडी को अपना इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए ज़रूरत होती है, तो वो कंपनीज जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड तो आगे बढ़ेगी और चलती रहेगी। सो माय पॉइंट इज़ कि यदि अगर आप हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर में जा रहे हैं तो 5 to 10% ओवरऑल एक्सपोजर इन दिस सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट। वो आपका चाहे मल्टी कैप फंड के थ्रू आ जाए या आप एक एडिशनल एक हेल्थ केयर फंड ले लें जो 3 से 5 साल के लिए रखें। फिर अगर ये लगे कि हाँ ग्लोबली अब चीज़ें सेटल हो गई हैं और आपके कुछ इस तरह का कोविड जैसा कोई नया प्रॉब्लम नहीं आया, तो बहुत सारी चीज़ों में तो थोड़ा सा मे बी बिजनेस धीरे धीरे कम भी हो सकता है, बिकॉज जितना हाइजीन होगा, जितना लोग अपना ध्यान रखेंगे, तो प्रोबेबली उतनी मेडिकल अर्जेंसीज कम आएंगी लोगों को। और ग्लोबल सेक्टर फंड में निवेश कैसा आइडिया है इस टाइम पर, क्योंकि डेफिनेटली ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल एक्सपोजर भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है किसी के पोर्टफोलियो के लिए? स्वाति, एक बहुत इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन सभी क्लाइंट्स पूछते हैं हमसे कि इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है और सब कुछ अभी तो पूरी तरह से 100% एफिशिएंसी में काम नहीं हो रहा, बट स्टॉक मार्केट तो कहीं और जा रही है। बट यदि उसको आप थोड़ा सा और खंगालने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ ए वेरी पोलराइज्ड रैली, बिकॉज आपके गिने चुनी कंपनीज हैं जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द मार्केट इज डन बाय दीज 5, 6, 7, 10 कंपनीज। तो अब क्या हो रहा है कि बिग इज गेटिंग बिगर। यही फिनोमिना ग्लोबली भी हो रहा है।
कि जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो जैसे मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिए, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की कंपनीज पहले तो बड़ी थी ही, अब और बड़ी होती जा रही है। सो इस तरीके से अब क्या हो रहा है कि यदि एक पूरे ग्लोबल लेवल पे गिनी चुनी कंपनीज काफी हद तक बिजनेस कमांड कर रही हैं, तो दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो एज आई सेड कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो यूएस में या यूएस से रिलेटेड एक डायरेक्ट स्टॉक्स लेने के सक्षम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड रूट से जाइए। फॉर एग्जांपल मोतीलाल का एक नैस्डैक फंड है, वाइज का यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड है। ये फंड्स आप अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप इंडिया में रह के एक एज लो एज कि आप महीने का 5,000 या 2,000 का एसआईपी करें या 10,000 का एसआईपी करें, बट इन्वेस्टमेंट आपकी ग्लोबल कंपनीज में होगी। एंड अगेन आई सेड इट शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। अब वो पोर्टफोलियो का मतलब आई डोंट से दैट यू टेक एक्सपोजर 10-15%, तो कुछ 3 to 5% आपका एक्सपोजर ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से भी होना चाहिए। ओके, तो सेक्टोरल फंड्स और ऊपर से भी ग्लोबल सेक्टर फंड में कुछ परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर ले सकते हैं। आखिर में यही सवाल आपसे होगा विकास, जो कि कई दर्शक हमसे जानने को इच्छुक भी है कि एक नए निवेशक के लिए क्या सेक्टोरल फंड में जाना अच्छा है? सो आइडियली जब भी हम, और मेरा बड़ा ऑनेस्ट सबमिशन है कि अगर कोई अभी एकदम से नया स्टार्ट कर रहा है तो उनको तो एकदम से सेक्टर फंड नहीं लेना चाहिए। सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। बट यदि कोई इन्वेस्टर लेट शुरू किया बट फाइनेंशियली इज साउंड इनफ या पैसे का उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ म्यूचुअल फंड में कभी एक्सपोजर नहीं लिया था, अभी वो नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में एक सेक्टर फंड आप दे सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर की इंडिविजुअल जो पोजीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो अपने जीवन की जमा पूंजी आपको दे रहे हैं और आप सीधा जाके उसको सेक्टर फंड में ले लें तो नहीं। बट यदि कोई आप एक HNI कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं जो पहले शायद किसी और एसेट क्लास में ज्यादा प्ले करते थे, अब वो म्यूचुअल फंड रूट में भी आना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उसमें प्रोबेबली उनको दिया जा सकता है, बट देन इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, बट नॉट बी द ओनली पोर्टफोलियो। ओके, तो सेक्टोरल फंड्स की खूबियां, कैसे निवेश कर सकते हैं, IT, फार्मा, ये तमाम ऐसे सेक्टोरल फंड्स हैं, कौन इसमें निवेश कर सकता है, इसकी बारीकियां बताई आपने विकास। हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया शो में। तो इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।